नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में। एक तरफ संसद भवन के परिसर का घमासान आप देख रहे हैं, खास करके अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर दिए गए बयान के बाद उपजा हुआ घमासान, और उस घमासान के बीच बिहार की सियासत भी पिसती हुई नजर आ रही है। एक ऐसे राज्य की सियासत जो नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए जरूरी ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है, उनकी बैसाखियों का इंतजाम कर रहा है, लेकिन वो बैसाखियां भी अब पसोपेश में पड़ती दिख रही है कि आखिर महादलित की राजनीति करने वाली पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के साथ मजबूती से खड़ी रहे। और वो उस परिस्थिति में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे इस चुनाव के बाद, उसको लेकर एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में अमित शाह गोल-मोल जवाब देते हुए नजर आए। स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पाए कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होंगे, एनडीए का चेहरा होंगे। उसके बाद जेडीयू बचाव करे तो कैसे करे। लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह का बचाव किया है, कांग्रेस पार्टी पर हमला किया है। और ललन सिंह का बयान वक्फ बोर्ड के समय भी याद कीजिए, जनता दल यूनाइटेड के घोषित स्टैंड से उलट आया था। तो क्या जनता दल यूनाइटेड में भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर मतभेद है? जब अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया, जब जवाब दिया, ये सारे सवालों का जवाब इस तरह के मीडिया कार्यक्रम में नहीं दिए जाते। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, ये सब चुप्पी साधे हुए क्यों बैठे हुए हैं? उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल अभी तैर रहे हैं कि इन सब के बीच बिहार में महागठबंधन के बीच भी सुगबुगाहट तेज हो गई। तो क्या यह नीतीश कुमार के स्वागत की तैयारी है? किस तरह की परिस्थितियां बन रही है, खासकर महादलित की राजनीति के सहारे जो नीतीश कुमार की राजनीति आगे बढ़ती है। अब जो यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है, उस यक्ष प्रश्न के जवाब के पहले क्या नीतीश कुमार की सियासी पारी खत्म हो जाएगी, या नीतीश कुमार ने प्लान बी तैयार कर रखा है? चलते हैं इन सारे सवालों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की सियासत की अंतःपुर की बहुत करीने से जानकारी रखने वाले ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है बिहार के मुख्यमंत्री को, और अंबेडकर के मुद्दे पर उनकी आत्मा को झकझोरने के इरादे से जो चिट्ठी लिखी है, क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए तो विन विन सिचुएशन था? बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू था, बूटा सिंह की का शासन था बिहार में। जब जिन्ना विवाद खड़ा हुआ था 2005 में, अगर आपको याद हो तो मई जून 2005 में बिहार राष्ट्रपति शासन के अधीन था और जिन्ना विवाद खड़ा हुआ था। जिन्ना विवाद ने लाल कृष्ण आडवाणी की छवि को जो धोया, काफी हद तक वो सांप्रदायिक छवि को सेकुलर तो नहीं बनाया, लेकिन उसके करीब पहुंचाने की दिशा में जो पहल हुई, आडवाणी को भले ही नुकसान हुआ, नीतीश कुमार ने 3-4 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें इसका भरपूर फायदा उठाया, राष्ट्रीय जनता दल के एमवाई समीकरण को तोड़ने की दिशा में। और बिहार विधानसभा की 60% सीटें जीतकर एनडीए ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। अब जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये एकदम बलंडर हो गया। देखे है ना, एकदम बलंडर हो गया गंगा जल फिल्म। तो अमित शाह से तो एकदम बलंडर हो गया। तो एकदम बलंडर अमित शाह से हो गया, तो क्या नीतीश कुमार साथ बने हुए हैं उनसे भी एकदम बलंडर तो नहीं हो गया है? देखिए, बवंडर ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट में आज धक्का मुक्की हुई। पार्लियामेंट में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसद प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। और प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का सबका हक है। गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबका है। उस प्रोटेस्ट मार्च को रोकने के लिए जिस प्रकार से बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की, और धक्का मुक्की में 1-2 सांसद घायल हो गए हैं। सुनने में आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चोट आया है। और तमाम तोहमत राहुल गांधी पे लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्के मार के 2 सांसदों को गिरा दिया, जिसमें 2 सांसद गंभीर हो गए। निश्चित ही ये बवंडर नहीं, बड़ा बवंडर हो गया। गंगा जल फिल्म का वो डायलॉग मुझे याद आता है कि भारी मिस्टेक हो गया। लेकिन उसमें वो दरोगा जी जो है सिपाही को थप्पड़ मारते हुए उस पे दोषारोपण कर रहे हैं। यहाँ अमित शाह कौन से सिपाही है जिसको थप्पड़ मारेंगे कि भारी मिस्टेक हो गया?
आप 12 जो सेकंड के स्पीच वो लिखता बयान होगा, देखिए। देखिए नहीं मैं देख रहा हूँ ऋषि जी, वो हाथ में कागज लेकर बोल रहे हैं और उससे तो यही लग रहा है कि वो लिखा हुआ भाषण बोल रहे हैं। तो भारी मिस्टेक हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया। ये तो उनको पूछना चाहिए अपने भाषण लिखने वाले से, वो अगर उसमें 12 लिखी हुई सेकंड बात उन्होंने कही है तो। देखिए, उस 12 सेकंड के क्लिप को देखिए। जैसे हम गांव घर में या बातचीत में अपने मित्रों के साथ किसी एक दोस्त की प्रशंसा अधिक कर देते हैं, तो दूसरा दोस्त जो है चिढ़ जाता है। उसी तरह अमित शाह जी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के का नाम जिस प्रकार से तमाम विपक्षी पार्टी ले रहे थे, उससे वो एक तरह से चिढ़ गए थे। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, भाई इतना अम्बेडकर का नाम, अम्बेडकर के स्थान पे भगवान का नाम लिए रहते तो सातों जन्म में इनको स्वर्ग मिलता। और भी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, बताइए ये क्या है? आप पूरे 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 कॉन्टेक्स्ट, पूरे जो उसका कंटेंट है उसको तो आप ध्यान से सुनिए। एक तरह से आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। और आपके मूल सवाल पे आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं, चंद्रबाबू नायडू को, जिस दो पिलर पे वर्तमान केंद्र की सरकार टिकी हुई है, उस दो पिलर वाले पार्टी के प्रमुख को अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर के बलबूते आप राजनीति करते हैं, उनका सरेआम पार्लियामेंट में अपमान किया गया है। इस पे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का क्या स्टैंड है? कल मैंने भी ट्विटर पे, अपने ट्विटर हैंडल पे ये प्रश्न रखा था कि अमित शाह जी के दिए गए बयान, बाबा साहब अम्बेडकर पे दिए गए बयान के बाद जेडीयू और नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है? और जेडीयू को क्या हो गया है कि जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं, अपने पार्टी के बातों को रखने के बदले बीजेपी के स्टैंड को रख रहे हैं। जैसे उनके नेता नीतीश कुमार नहीं हो, उनके नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी हो, खासकर ये ललन सिंह और संजय झा। ऐसे क्या हो गया है जेडीयू में? क्या नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार का पार्टी पे पकड़ इतना कमजोर हो गया है कि इनके दो बड़े नेता दोनों केंद्र की राजनीति को देखते हैं? एक केंद्रीय मंत्री है, दूसरा संजय झा पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय राजनीति, खासकर बीजेपी के और जेडीयू का जो संबंध है उन विषयों को देखते हैं। और ये अपने नेता को डिफेंड करने के बदले बीजेपी को डिफेंड करते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। जिस प्रकार से अमित शाह ने कॉन्क्लेव में एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल को जिस प्रकार से इग्नोर किया, जबकि ये पब्लिक डोमेन में है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तब जब नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, तमाम नीतीश कुमार के कामों को लेकर कसीदे पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ नंबर 2 के जो नेता है कॉन्क्लेव में कहते हैं यहां पर ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। भाई जब सब कुछ जिस मामले में स्टैंड क्लियर है, उसमें किस प्रकार का कंफ्यूजन? और सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप आगे सवाल करेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा कि जेडीयू का क्या स्टैंड है। जो अमित शाह ने कॉन्क्लेव में पूछे गए सवाल पे उन्होंने एक तरह से जवाब देने से इनकार कर दिया, उस पर जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं का क्या स्टैंड है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हम जानना चाहते हैं ऋषि जी। लाल कृष्ण आडवाणी ने जब जिन्ना विवाद में जिन्ना का प्रशस्तिगान किया था, उनकी मजार पर गए थे, उस वक्त भाजपा के लोग उनके पक्ष में नहीं खड़े हो रहे थे, लेकिन मजबूती से कोई बीजेपी के लोगों ने इस्तीफा मांगा था। संजय जोशी ने इस्तीफा मांगा और पूरी पार्टी आडवाणी के पीछे नहीं, संजय जोशी के पीछे खड़ी हो गई थी, जो संगठन मंत्री थे, आपको याद होगा। और उस वक्त कोई मजबूती से खड़ा था अटल इनके लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे, तो वो नीतीश कुमार थे। समता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा में जो नेता थे वो खड़े थे उनके पीछे। 4 महीने बाद बिहार में दोबारा चुनाव हुआ, MY समीकरण दरक गया था, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया था कि आडवाणी सही है, उसका बिहार के अल्पसंख्यकों में भी अच्छा मैसेज गया था कि भाजपा के साथ है लेकिन ये सेकुलर लोग हैं। और फिर सत्ता में आए तो अति पिछड़ा और महादलित की राजनीति तो 2006-7 आते आते नीतीश कुमार ने लकीर ही खींच दी बिहार की राजनीति की। अब जो लकीर उन्होंने खींची है, वो लकीर अमित शाह के द्वारा किए गए भारी मिस्टेक कहें या एकदम ब्लंडर कहें, वो गंगा जल फिल्म वाले दरोगा जी वाले अंदाज में, देश के दरोगा जी तो अभी वही है, गृह मंत्री है तो दरोगा जी ही है, तो देश के दरोगा जी वही है।
सिपाही कौन है जिसको थप्पड़ मारा था दरोगा मंगनी राम ने? वो सिपाही कौन है? सवाल ये अब देखिए। सवाल ये है जी, जी जी, बोलिए सवाल बोलिए। ये है कि ये परिस्थिति नीतीश कुमार के लिए ही नहीं, ये परिस्थिति चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो दोनों दलित समाज से आते हैं उनके लिए भी खड़ी हो गई है। लेकिन उनकी चुप्पी देखिए, जीतन राम मांझी का तो बयान भी आ गया कि नहीं वो अमित शाह को ही डिफेंड कर रहे हैं, चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आया है। ये बड़ा चिराग पासवान, आश्चर्यजनक है। नहीं, बयान आ गया। चिराग पासवान जी ने भी अमित शाह को डिफेंड किया है, जेडीयू ने भी अमित शाह को डिफेंड किया है, जीतनराम मांझी ने भी क्या कहते हैं अमित शाह को डिफेंड किया है। इनको सत्ता चाहिए, इनको इनको विचारों से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से कोई लेना देना नहीं है जो दलितों के मसीहा बनते हैं। और मैं एक बात बता दूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं रहे थे, पूरे हिंदुस्तान के मसीहा रहे हैं और हिंदुस्तान से बाहर भी उनका सम्मान है। इस देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में से एक रहे हैं। संविधान बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है और इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं जी। और जिस प्रकार से नेहरू और अंबेडकर के रिलेशन को लेकर बीजेपी बयान देती है, बीजेपी को ये नहीं मालूम है हिंदू बिल एक्ट के बाद, हिंदू बिल एक्ट के विवाद के बाद जब अम्बेडकर ने हिंदू कोड जो लॉ बिल था उसके विवाद के बाद जब अम्बेडकर साहब ने इस्तीफा दे दिया तो एक वैचारिक मतभेद था जी, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, लेकिन आरएसएस वालों ने तो उनके जिंदा रहते हुए सब यात्रा निकाला था और जो उनके विचार है उसका क्या सम्मान बीजेपी करती है। और भारत रत्न की का विषय ये लोग उठाते हैं। 90 से पहले, मैं दावे के साथ कहता हूं, 90 से पहले जब भारत रत्न वीपी सिंह सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने की घोषणा की, उससे पहले मैं दावे के साथ कहता हूं कोई एक बीजेपी के नेता या संघ के नेता का इस प्रकार का बयान दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस ने नहीं दिया। बुनियादी सवाल है ऋषि जी, एक बुनियादी सवाल है। अब देखिए, सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर, इन दोनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना क्लेम आजकल कर रही है। हकीकत यह है कि सरदार पटेल को भारत रत्न चंद्रशेखर सरकार ने दिया और भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न वीपी सिंह की सरकार ने दिया। ठीक है, यहां तक उनका दावा सही है कि कांग्रेस ने इन दोनों को अपने कार्यकाल में उस तरह से मतलब लाइमलाइट में नहीं लाया या उस तरह से सम्मान करने में कोताही की। यहां तक इनके दावे को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है, लेकिन चलिए भारत रत्न नहीं दिया, इनका क्लेम है तो मान लिया। सवाल है इन्होंने क्या दिया? जो सरकार वीपी सिंह ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की कि भारत रत्न दिया जाएगा बाबा साहब को, उस सरकार को इन्होंने गिरा दिया, उस सरकार को गिरा दिया इन्होंने और ये क्लेम कर रहे हैं बाबा साहब के ऊपर। सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? हमारा सवाल यही है। लालू यादव तो कह रहे हैं कि अमित शाह पागल हो गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लालू यादव की बाइट आपने सुनी होगी, ये लालू यादव कह रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, इसलिए कोई मेरे जुबान में न डाले, ये लालू यादव के शब्द है। तो लालू यादव कह रहे हैं अमित शाह पागल हो गए हैं। अब नीतीश कुमार एकदम चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के पैरों तले उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी साहब? अगर बिहार का महादलित इस मुद्दे पर सेंटिमेंटल हो गया, संवेदनशील हो गया, तो नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा सीटों की दावेदार नहीं बचेगी, यह हकीकत है जी। नहीं, जेडीयू को तो इसको लेकर स्टैंड क्लियर करना होगा। हालांकि ललन सिंह तमाम नेताओं का आपने बयान जरूर देखा होगा, लेकिन नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है, नीतीश कुमार इसको लेकर क्या सोचते हैं और उनको अपना स्टैंड बहुत जल्द से जल्द क्लियर करना होगा, नहीं तो राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि वर्तमान राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति या पार्टी नहीं है या संगठन नहीं है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के का अपमान करने की क्षमता रखता हो जी। तो ये तो है। दूसरी बात ये है कि मुझे तो जेडीयू के नेताओं के रिस्पांस को लेकर हैरानी है कि अमित शाह उनके चेहरों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक तरह से टाल दिया। और उसके बाद न ललन सिंह का प्रतिक्रिया आया है
न संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनका रिस्पॉन्स आया है, न बिहार प्रदेश जेडीयू के जो अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा उनका बयान आया है, न विजय चौधरी का बयान आया है। ऐसा क्या हो गया जेडीयू के इन तमाम बड़े नेताओं का, न अशोक चौधरी का बयान आया है? क्या हो गया कि जेडीयू के इन तमाम बड़े नेताओं के मुंह में दही जम गए हैं? तब जब अमित शाह से किसी कॉन्क्लेव में पूछा जाता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, और उसको लेकर जो अमित शाह जवाब दिए, उसके बाद इन तमाम जेडीयू के नेताओं का क्या रिस्पांस रहा है आपने देखा है। जेडीयू में इस प्रकार की चुप्पी क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है, खासकर बिहार के राजनीति में। यदि एक दो नेताओं को छोड़ दे तो तमाम बड़े नेताओं का इस पर स्टैंड बिल्कुल एक तरह से स्टैंड क्लियर नहीं है कि ठीक है अमित शाह ने कहा, लेकिन हमारा ये स्टैंड है कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। क्या ललन सिंह ने कहा, क्या संजय झा ने कहा, क्या अशोक चौधरी ने कहा, क्या विजय चौधरी ने कहा? एक चीज तो बिहार की राजनीति में ऋषि जी, नायडू को और नीतीश कुमार को ये चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल ने, और उनकी भी अपनी राजनीति है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में दलित वोटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोटर है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और जो स्टेट, ये तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि कहीं लगता है 70 में 70 सीटें ना अरविंद केजरीवाल अब जीत ले। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि दिल्ली की फिजा अब दूसरे तरह की हो गई है इस पूरे विवाद के बाद। और दिल्ली छोड़िए, दिल्ली के चुनाव पर बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस देश में किसी चुनाव पर 2025 में एक ही बड़ा चुनाव है, और वो है बिहार का चुनाव, चाहे वो मार्च अप्रैल में हो, चाहे वो नियत समय पर अक्टूबर नवंबर में हो। उस चुनाव में इस विवाद के बाद जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड क्या होगा, जब एक तरफ से साफ संकेत दिख रहे हैं कि महागठबंधन की एक सभा होने जा रही है पटना में, उसका वो प्रोग्राम फाइनल किया जा रहा है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे खेल के दरमियान नीतीश कुमार के चुप रहने का मतलब क्या है? नीतीश कुमार भी चुप है, और राष्ट्रीय जनता दल से लेकर तमाम महागठबंधन के दल नीतीश कुमार पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। बहुत कुरेदने पर, पत्रकार बहुत कुरेदते हैं तो थोड़ा बहुत तेजस्वी यादव कि अरे कुछ तो बोलना पड़ जाएगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि कुछ चल रहा है, इस अंदाज में कुछ बोलते हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत खतरनाक होती है? नहीं, नीतीश कुमार, देखिए मैंने कई ऐसे डेवलपमेंट बताए। एमएलसी चुनाव में आपने देखा क्या हुआ, जेडीयू के नेताओं में इस बात की रसाकसी है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। जेडीयू का एक धारा ये देख रहा है कि यदि इसी में जो आफ्टर नीतीश जो लीडरशिप है पार्टी में, उसमें इस प्रकार की लड़ाई हो, तो इन लोगों में से ये आवाज उठे कि भाई ठीक है, नीतीश कुमार उम्र के एक पड़ाव में, तो निशांत को नीतीश कुमार का वारिस घोषित कर दिया जाए जी। ये भी चर्चा जोरों पे है। और मनीष वर्मा इसके लिए उपयुक्त कैंडिडेट थे, लेकिन नीतीश कुमार के मन में ये डाल दिया गया कि ये मनीष वर्मा निशांत की लॉन्चिंग के बदले अपने खुद के राजनीतिक लॉन्चिंग के लिए परेशान है। जब तमाम जिलों में जा रहे हैं तो अपनी पोजीशनिंग, पार्टी की पोजीशनिंग और नीतीश कुमार की पोजीशनिंग से अधिक अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार को समझाया गया कुछ खास नेताओं द्वारा, और इसी का परिणाम है कि मनीष वर्मा का जो यात्रा है उसको रद्द किया गया। अब देखिए कि एक मैसेज आया है मेरे पास, ऋषि जी एक व्हाट्सएप मैसेज आया है, एक मैं कंप्लीट करूं उसके बाद बोलिएगा। अमित शाह का प्रकरण आपने देख लिया। अमित शाह प्रकरण के बाद आपने देखा कि जो जेडीयू के तमाम नेता है उसको चुप्पी साध रखे हैं। ललन सिंह ऐसे डिफेंड करते हैं बीजेपी को जैसे वो बीजेपी के नेता हो। उनको डिफेंड करना चाहिए पार्टी और नीतीश कुमार को, वो डिफेंड करते हैं बीजेपी को। यही हाल संजय झा का है। और उसके ऊपर हो गया ये बाबा साहब अम्बेडकर वाला बयान। एक जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका भी मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया। वो कॉल कर रहे थे, मैंने काट दिया, बताया कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। उनका मैसेज आया, वो मैसेज में लिख रहे हैं कि अगर इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ झटक दिया तो बिहार की राजनीति के सबसे बड़े हीरो होंगे नीतीश कुमार। उन्होंने ऐसे मैसेज किया है, क्या आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल। देखिए, आप
आप हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। 70-80% जिनकी आबादी हो और उसके उनके मसीहा, मैं तो कहता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 100% के मसीहा है। बहुत बहुत से लोग उनको जात पात और एक खास वर्ग से जोड़ देते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन यदि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस आधार पे भी आप यदि एनालिसिस करें, जो 70-80% वर्ग के जो महादेवता हैं उनका अपमान कोई नेता करता हो और उसके साथ आपका गठबंधन हो और फिर भी आप गठबंधन में रहना चाहते हैं, तो राजनीतिक रूप से तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अब इसका कितना राजनीतिक नुकसान पहुंचता है ये देखने की बात है। हालांकि बीजेपी ने मोर्चा संभाल रखा है। नरेंद्र मोदी देखिए कल अमित शाह को देखिए, यदि आपके मन में चोर नहीं है तो अमित शाह क्यों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? नरेंद्र मोदी को वीडियो डाल के ट्वीट क्यों करना पड़ा? आज बीजेपी के सांसदों को पार्लियामेंट में मतलब मुकामुकी हाथापाई कांग्रेस के नेताओं के साथ क्या क्यों करना पड़ा? और उसमें लोग गिर गए हैं बेचारे नाम बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया। राहुल गांधी को तो आप जानते हैं, जबकि कोई फुटेज नहीं है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है। राहुल गांधी नहीं आई है कोई फुटेज। अरे भैया, राहुल गांधी को कोई धक्का दे देगा तो राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी का जो एक अपना पर्सनालिटी है, आदमी है, देखिए राजनीति में सब में अपनी अपनी कमियां हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से है बहुत, और जिस प्रकार से निशिकांत, मैं एक फुटेज आपको भेजता हूँ, आप देखिएगा। नहीं, मैं देखो मैं देख चुका निशिकांत वाला, मैं देख चुका निशिकांत दुबे जिस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रहे थे, बताइए उनको शोभा देता है? लग ही नहीं रहा। मैं जानता हूं, जहां तक मैंने सुना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से उन्होंने कोई कोर्स किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ छात्र निशिकांत दुबे लगते तो नहीं है। वो कहीं सड़क छाप भाषा उनका क्या, अरे नेता विपक्ष को आप बोल रहे हैं क्या राहुल? ये क्या तरीका है? जैसे राहुल गांधी उनके साथ बैठ करके चाय नाश्ता करते हो, स्कूल में पढ़े हो, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में उनके साथ, सदन के अंदर जिस भाषा का सदन में पार्लियामेंट कैंपस के अंदर वो कर रहे हैं। मैं एक लाइन में कह देता हूं, समझने वाला समझ जाएंगे। गोविंदाचार्य के पीए से लेकर यहाँ सांसद तक की उनकी जो राजनीतिक यात्रा रहा है, अब कैसी यात्रा रहा है कहने की जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ, एक चीज बताइए, एक बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा करनी जरूरी हो जाता है इस पर कि आखिर देखिए, आपको याद होगा 2022 का घटनाक्रम, नीतीश कुमार ने चुप्पी साध दी थी 2-3 महीने, एकदम चुप्पी साध दी थी, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अगस्त के पहले जो बयानबाजी हो रही थी, ललन सिंह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसके बाद आरसीपी सिंह का, करीने से पहले आरसीपी सिंह का टिकट काटा गया। आरसीपी सिंह का टिकट काट करके उनको राज्यसभा जाने से रोका गया और फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया नीतीश कुमार ने। क्या लगता है, कार्यकारी अध्यक्ष के पास कोई रोल नहीं होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नामित व्यक्ति है कार्यकारी अध्यक्ष, और यदि वो बाधा बनते हुए दिखाई देंगे किसी पॉलिटिकल ऑपरेशन में, तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार एक झटके में टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि ललन सिंह के पक्ष में, मैंने कई जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से बात की, ललन सिंह से मेरी बात नहीं हुई, कई सांसदों से बात की, सब के सब नीतीश कुमार के पक्ष में है। मैं आपको बता रहा हूं, एक सांसद जिनसे भी मेरी 5-6 लोगों से बात हुई, एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। सब कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार का स्टैंड होगा वही हमारा स्टैंड होगा। अब बताइए, इस परिस्थिति में, बिहार की राजनीति में जिस तरह की हलचल मची हुई है कि एक तरफ नीतीश कुमार के वोट बैंक पर ही डाका डलने की स्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति जरूरत से ज्यादा सॉफ्टनेस दिखा ही रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, उसी मीडिया कॉन्क्लेव में तेजस्वी यादव भी गए थे, वो बोल रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था किसी दरवाजे का, चाचा तो चाचा है, वो सारी बातें कह रहे थे। तो क्या लगता है? एक बात तो मानना होगा आपको कि बिखरे हुए खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे के बाद, खासकर बिखरे हुए विपक्ष को अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे दिए गए बयान ने एक तरह से एकजुटता तो ला ही दिया है। ये अमित शाह ने एक काम तो जरूर किया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। अब नरेंद्र मोदी जी कितना क्लास लगाते हैं अमित शाह जी का, ये तो अब यही दोनों व्यक्ति जानते बता सकते हैं।
ऋषि जी, ये सब चर्चा हम लोग कर रहे हैं और इस चर्चा के दरमियान एक चीज दिखाई दे रही है, डॉलर की कीमत आज 85 को छू गई है। भारतीय रुपया गिरा है बहुत और 85 रुपए को पहली बार $1 85 भारतीय रुपए को पार कर गया है। क्या लगता है, यहां धक्का मुक्की सांसदों को लोग इसीलिए चुनकर भेजते हैं क्या, या नीतीश कुमार को या लालू यादव, ये तेजस्वी यादव को या सब पार्टी के विधायकों को इसीलिए चुन के भेजते हैं क्या कि आपस में धक्का मुक्की करते रहे, विपक्ष परिवर्तन करते रहे और उधर इस देश की गरिमा गिरती रहे। जब डॉलर की कीमत गिरती है, रुपए की कीमत गिरती है, तो देश की गरिमा गिरती है। जिस देश के महान नेता ने कहा था, हम नहीं कह रहे हैं, इस देश के एक महान नेता, राजधर्म का पालन करने की सीख पा चुके एक नेता ने कहा था कि डॉलर की कीमत गिरती है तो देश की गरिमा गिरती है, रुपए की कीमत गिरती है। तो अब रुपए 85 पार हो गया। क्या नीतीश कुमार से बिहार की जनता ये नहीं पूछेगी चुनाव में कि आप एक ऐसी सरकार के साथ खड़े हैं जो अम्बेडकर का अपमान कर रही है, उसके नेता सदन में अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, एक ऐसी सरकार के साथ खड़ी है जिसके सामने इस देश की गरिमा गिर रही है, यानी भारत का रुपया गिर रहा है, और एक ऐसी सरकार के साथ आप खड़े हैं जिस सरकार के नेता आपको अगले चुनाव में मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, जाति जनगणना की पूरे देश में आपकी मांग है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, आरक्षण बढ़ाने की मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए ऋषि जी, किस मुंह से नीतीश कुमार बिहार की जनता के बीच भाजपा के साथ रहते हुए जाएंगे? अब तो जो एक महान नेता ने डॉलर और रुपया और गिरना और बढ़ना की इक्वेशन को इक्वेट करते हुए जो बयान दिया था, अब तमाम परिस्थिति बदल गई है। अब तमाम गोदी मीडिया के प्रोग्रामों में देखिए कि जब जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है रुपये के तुलना में, तैसे तैसे उस नेता का भाव बढ़ रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। जब मनमोहन सिंह था, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो मान सम्मान घट रही थी, अब मान सम्मान बढ़ रहा है। ये तो नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार को तो कई विषयों पर जवाब देना चाहिए। अब बीजेपी के कोटे में स्वास्थ्य महकमा आता है जी, उनको तो पूछना चाहिए कि बिहार में जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं, ऐसा क्या मैजिक काम कर रहा है बिहार में कि जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं उसके आसपास 10 किलोमीटर के परिधि में हजारों गैर लाइसेंसी और बिना स्वास्थ्य विभाग के उस मानक को फॉलो करते हुए कुकुरमुत्तों की तरह हजारों अस्पताल उगाए हैं। कैसे दलालों की चांदी हो रही है इन अस्पतालों के आसपास, गरीबों को कैसे लूटा जा रहा है। मैं तो बिहार के मुख्यमंत्री 28 को शायद मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, मांग करता हूं कि एसकेएमसीएच जाइए और देखिए एसकेएमसीएच के 10 किलोमीटर के परिधि में कैसे कुकुरमुत्तों की तरह गैर लाइसेंसी, जिनके पास तमाम मानकों पे वो अस्पताल, प्राइवेट गैर लाइसेंसी अस्पताल खड़े नहीं उतरते हैं, कुकुरमुत्तों की तरफ फैले हुए हैं। कौन इसको संरक्षण देता है? क्या स्वास्थ्य महकमा के मंत्री इसको संरक्षण दे रहे हैं? क्या स्वास्थ्य महकमा के सचिव संरक्षण दे रहे हैं, या जिला स्तर पे सिविल सर्जन और डीएम संरक्षण दे रहे हैं जी? कैसे जो व्यक्ति 10,000 नहीं कमा सकता है, ऐसे परिवार के गरीब लोगों को दलालों के हवाले कर दिया जाता है और उनसे लाखों रुपया चूसा जाता है और बाद में ऐसी स्थिति में उनको छोड़ दिया जाता है अभिषेक जी कि उनके कुछ दिनों के बाद मौत हो जाता है। आपको याद होगा एक दलित महिला का इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों ने किडनी निकाल लिया था और कुछ वर्षों के बाद उस बच्ची की मौत हो गई थी। तो ये है हमारा सिस्टम। इन विकास के मॉडल को अपनाते हुए नीतीश कुमार जनता से वोट मांगने जाएंगे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देने वाले सहयोगी पार्टनर के बलबूते नीतीश कुमार जनता के बीच में जाएंगे? खासकर उन लोगों के बीच में जिनके नजर में बाबा साहब, या सबके नजर में बाबा साहब एक भगवान से कम नहीं उनका एक स्थान है जी। तो ये तो जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। ऋषि जी, फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट हम चाहेंगे। बिहार में यदि नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं तो क्या अमित शाह बिहार में चुनाव प्रचार करने आएंगे? नीतीश कुमार इसकी इजाजत देंगे? क्योंकि यह वही नीतीश कुमार है जिन्होंने
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए देशज भाषा में कहे तो टपने नहीं दिया था। कहते हैं ना कि टप जाइएगा तो टपने नहीं दिया था बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार उस हैसियत में नहीं है, और अमित शाह का उस समय जो हैसियत था उससे बड़ा कद है। लेकिन अमित शाह ने बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा जरूर दे दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस पार्टी के नंबर 2 के नेता को आप बिहार में प्रचार करने से प्रतिबंधित करेंगे तो बीजेपी का क्या रिस्पांस होता है? बीजेपी की अपनी सीटें भी तो खराब हो जाएंगी। बिल्कुल, तो ये तो समझना होगा। मैं तो देखिए अमित शाह जी के कई ऐसे अप्रोच है जिसका मैं भी कायल रहा हूं, प्रशंसक रहा हूं। अमित शाह यदि चालाक नेता है, चतुर नेता है, तुरंत माफी मांग लेना चाहिए, कहना चाहिए उनको कि स्लिप ऑफ टंग हो गया हमसे, हम माफी मांगते हैं। सावरकर के अनुयायी है, माफी मांग सकते थे वो, सावरकर के अनुयायी है, उनको तो अपने नेता के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। हाँ, तो अब सावरकर का जो थॉट था उसके ठीक विपरीत अम्बेडकर साहब का थॉट था। वो वीर सावरकर जैसे कहते हैं आप, सावरकर कहिए, वीर सावरकर को तो नहीं कहना चाहिए। सावरकर का क्या मनसा था कि हिंदू राष्ट्र हो, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो। बाबा साहब अम्बेडकर का ठीक उसके विपरीत उनका विचार था जी। तो हिंदू राष्ट्र और बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान एक साथ नहीं चल सकता है। नहीं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफी मांग लेते तो नीतीश कुमार को भी राहत मिल जाती। ये बीजेपी जो घड़ियाली आंसू बहा रही है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, और तमाम ऐसे प्रोपेगेंडा को सर्कुलेट करवा रही है गोदी मीडिया के माध्यम से। मैं तो लोगों को कहूंगा कि आप पढ़िए कि किस प्रकार से कोलकाता में बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि को बंगाल से भेजा था। हाँ, बंगाल ऐसा ही कुछ है। तो कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि को इस्तीफा दिलवा के बाबा साहब अम्बेडकर को फिर से चुनाव लड़ा के क्या सम्मान दिया था, ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूं ऋषि जी, मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूं। बात कर रहे हैं, उधर मोदी जी कहते हैं क्या कि जो 47 से 52 की सरकार थी वो चुनी हुई थी ही नहीं। आप मोदी जी को ही झुठला रहे हैं। आपका इतिहास सही है कि मोदी जी का सही है? नीतीश जी एक बार मोदी जी का इतिहास करेक्ट कर रहे थे राजगीर में जाकर कि चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के हो गए, खूब मजा ले रहे थे। आप भी मजा ले रहे हैं। आप देखिए, हो सकता है कि मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह मैंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई नहीं की है जी। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई आपको भी करना चाहिए अभिषेक जी। आप पता थोड़ा कीजिएगा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, हम लोग भी पढ़ना चाहेंगे। कहाँ मिलता है, सिलेबसवा कहाँ मिलेगा बताइए ना। बेगूसराय जवाहर बुक डिपो में मिलता नहीं है, मुखर्जी नगर में मिलता नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे खरीदने? मैं शॉर्ट में एक लाइन में कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इतिहास के ताना बाना को गलत ढंग से प्रस्तुत करके लोगों में महापुरुषों के प्रति गलत भ्रांतियां फैलाई जाती है, खासकर एक पक्ष के तरफ से, वो सही नहीं है। राजनीति में मतभिन्नता का मतलब ये नहीं है कि दो नेताओं में मनभेद था। मतभिन्नता और मनभेद में अंतर होता है। बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी, राजेंद्र बाबू और नेहरू जी नहीं चाहते तो क्या कानून मंत्री बन सकते थे क्या? नहीं। उनके प्रयास से ही उनको संविधान सभा में भी नहीं आ सकते थे। तीन चीजों को रखना चाहिए। और जो संगठन, जो इनके पूर्वज जो है सावरकर अम्बेडकर के इतना विरोध करते थे, उनके जिंदा रहते हुए ही उनका सब यात्रा निकाला था, वो आज उनके बहुत बड़े प्रशंसक और उनके फॉलोअर हो गए। जनता को डिसाइड करने दीजिए। चलिए ऋषि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी विद्वता थी, इतना सम्मान था कि महाराष्ट्र के गोंदिया में जब वो अस्थायी पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट जिसे संविधान सभा में बदला गया, उसका चुनाव हुआ 1946 में, तो वो हार गए थे। तब बंगाल में एक उपचुनाव करा करके अपने एक सांसद की सीट से कांग्रेस पार्टी की मदद से वो जीत करके दिल्ली आए। उनकी विद्वता का सम्मान था। और कांग्रेस पार्टी में एक बात तो माननी पड़ेगी कि विद्वान लोगों को इज्जत बख्शी है, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे पुराने जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर हो। ये हर दौर में देखने को मिला है। तो अब आज की तारीख में अब नहीं कह सकते कभी
राज्यसभा की नॉमिनेटेड सीट पर कांग्रेस के जमाने में पृथ्वीराज कपूर भी आते थे, नरेंद्र मोदी के जमाने में रूपा गांगुली भी आई। तो ये जनता फर्क कर सकती है कि हाँ किस स्तर की चीजें हैं, लेकिन कंगना बाबा साहब रनावत की विद्वता नहीं, वो जीत करके आई है, वो नॉमिनेटेड सीट से कृपा पर नहीं आई है, जनता कृपा जीत पर के आई तो आई है, लेकिन कौन आई है कंगना रनावत, कौन है जानते हैं ना आप? है। अरे वो बहुत अच्छी, उनकी उनकी एक्टिंग का मैं कायल हूँ, उनके विचारों से सहमति हमारी नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग का मैं कायल हूँ। और जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब को लेकर जो राजनीति हो रही है और बाबा साहब को लेकर जो बयान अमित शाह ने दिया, उस बयान का एहसास शायद उन्हें तुरंत हो गया था, तभी अगले ही सेंटेंस में वो उससे दूर निकलने की कोशिश करते हुए दिखे। लेकिन अब जुबान से तो बात निकल गई। अब जिन्ना ने प्रशस्ति गान तो कर दिया, जिन्ना का प्रशस्ति गान तो कर दिया था आडवाणी जी ने, तो वही स्थिति अमित शाह की हो गई है। लेकिन अमित शाह तो केंद्र में गृह मंत्री पद पर हैं, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप केंद्र के मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को तो जनता की इच्छा पर पद पर रहना है और जनता के बीच जाने का वक्त उनका करीब आ गया है कि वो जनता के बीच जाएं। तो जनता के बीच जब वो जाएंगे तो एक तरफ अल्पसंख्यकों की विरोधी समझे जाने वाली पार्टी भाजपा, उससे उनका गठबंधन, और एक तरफ बाबा साहब पर बयान देने वाली भाजपा, भाजपा के नेता अमित शाह, उससे उनका गठबंधन। तो ऋषि जी फाइनल कमेंट संक्षेप में बता दीजिए। जय भीम और जय मीम, जय भीम जय मीम दोनों से दुश्मनी पाल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती निभा पाएंगे नीतीश कुमार? बड़ा मुश्किल का है। जो नीतीश कुमार का आधार है, जो नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का स्टाइल है, 40% के करीब वोट है बिहार में जय भीम और जय मीम मिलकर के, जान लीजिए। उनका जो कल चंद्रशेखर रावण को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आप ठीक है, मोदी जी ने बड़े बड़े स्मारक बनवा दिए, स्मारक तो बनवा दिए, या उनके उनके विचारों को गाली देने से बीजेपी पीछे हटती नहीं। ये कौन सा सम्मान है? तो ये समझने की जरूरत है। और आजकल हर पार्टी को पिछड़ों का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या भारी तो उन्हीं की है। दलित और मुस्लिम दोनों वोट यदि छिटक गए, नीतीश कुमार के खिलाफ चले गए, तो बिहार की राजनीति में टिक पाएंगे नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी? नीतीश कुमार क्या, बीजेपी भी नहीं टिक पाएगी। आप 15% अगड़ों के वोट से कितना सीट निकाल लीजिएगा? अगड़ों में भी सभी वोट नहीं देंगे, अगड़े बहुत, जान लीजिए बिहार में मौका परस्त है, मौका देख कर अगड़े वोट देते हैं। टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और नीतीश कुमार के सामने जो दुविधा की स्थिति खड़ी कर दी है अमित शाह के बयान के बाद, वो परिस्थितियां अब आने वाले समय में किसी भी वक्त, लोग तो खरमास का इंतजार कर रहे थे कि खरमास के बाद कुछ हो सकता है, अब तो लगता है कि नीतीश कुमार के लिए खरमास में भी भाजपा के साथ बने रहना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अब देखते जाइए, जय भीम और जय मीम ये दोनों यदि एनडीए के खिलाफ जाने का फैसला लेते हैं तो नीतीश कुमार, जो सियासत की नब्ज को पकड़ने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, राज्य भर का दौरा भी करते रहते हैं, प्रगति यात्रा के पहले राजनीति में जो प्रगति उन्होंने देख ली, अब उसके बाद कौन सी दिशा में नीतीश कुमार प्रगति करेंगे? ऋषि जी मुस्कुरा रहे हैं, तो ये प्रगति नीतीश कुमार की किस दिशा में होगी? अब देखते जाइए, विपक्ष परिवर्तन की बात होगी या सीधे सीधे बिहार में जनता ही परिवर्तन का मूड तो नहीं बना लेगी? इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।